अमेरिका पहले से ही लगातार हमले कर रहा है। अमेरिकी हमले में मरने वाले लोगों की तादाद की अगर बात की जाए तो अभी 120 के भी पार पहुंच गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इन हमलों पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार नहीं है। यमन की हूथी सेना को खत्म करने के लिए अमेरिका ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अब तैनात कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हूथी जैसे मामूली दुश्मन को खत्म करने के लिए ट्रंप को दुनिया की सबसे खतरनाक जंगी जहाज को आखिर क्यों उतारना पड़ा है। यमन में हूती को रोकने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका की फौज यमन के हूती विद्रोहियों के आगे जूझती हुई नजर आ रही है, जबकि हूती का मकसद साफ है। यमन दोनों की सेनाओं को अपने आगे नाक रगड़ते हुए देखना चाहता है, लेकिन ट्रंप ने अचानक ऐसा फैसला किया जिसके बाद यमन के समंदर में आर पार की लड़ाई हो सकती है। अमेरिका ने यमन के समंदर में अब दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया है, यानी हूती का शिकार करेंगे अमेरिका के दो बैटल ग्रुप। पहला है यूएसएस हैरी ट्रूमन, जो पहले से यमन के आसपास तैनात है, और अब दूसरा कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन यमन के करीब पहुंच चुका है। आखिर ट्रंप को यह फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या यमन में हूती सेना को हराने के लिए अमेरिकी नौसेना नाकाम हो रही है? क्या चप्पल पहनकर लड़ने वाले हूती लड़ाकों को खत्म करने के लिए एक नहीं, दो परमाणु पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है? दो विमान वाहक पोत कितनी बड़ी ताकत कहे जाएंगे? दो एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात करना क्या वर्ल्ड वॉर लड़ने की तैयारी मानी जाएगी? हूती को ईरान से मदद मिलती रही है तो इजराइल के साथ अमेरिका लगातार खड़ा रहा है। अरबों डॉलर के हथियार लगातार अमेरिका से इजराइल पहुंच रहे हैं। अब सवाल है कि हूती को कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दो एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों लॉन्च कर दिए हैं? अमेरिका से लेकर इजराइल और ईरान से लेकर चीन की मीडिया में इस वक्त यही हेडलाइन है। अमेरिका के दो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर जो एक साथ मिलकर किसी भी देश को धूल में मिला सकते हैं, वो यमन के हूती को कुचलने के लिए क्यों भेजे गए हैं? ग्लोबल मीडिया में यही सवाल है। क्या अमेरिका यमन में फेल हो रहा है या फिर वो फेल हो चुका है? दो एयरक्राफ्ट कैरियर को यमन जैसे छोटे और मामूली देश को रौंदने के लिए तैनात किया गया है। यूएसएस हैरी ट्रूमन और यूएसएस कार्ल विंसन अब एक साथ यमन पर बमबारी करेंगे। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? तो इसका जवाब है हूती की मिसाइल पावर, जो लगातार इजराइल को टारगेट बना रही है। हूती इसमें कितना कामयाब हो रहा है, उसके दावों पर सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका और इजराइल जैसी पावर पर अब हूती का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिका ने यमन को गाजा बनाने की कोशिश की। ट्रंप चाहते हैं कि वो इस युद्ध को कंट्रोल करें और ईरान के इस साथी मिलिशिया की ताकत को चकनाचूर कर दे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यमन पर हुए हमलों का ऑपरेशन खुद भी देखा है और ये बताने की कोशिश की है कि वो यमन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च के महीने में यूएसएस हैरी ट्रूमन को यमन के पास तैनात किया, और जब बात नहीं बनी तो अप्रैल में यूएसएस कार्ल विंसन को भी इसी वॉर जोन में लाना पड़ा है।
ये बात डोनाल्ड ट्रंप को उनके अफसर लगातार बता रहे हैं कि अगर यमन के बाद ईरान से भी युद्ध की नौबत आए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यमन को रोकने के लिए अमेरिका ने जो बड़े हथियार तैनात किए हैं उनमें ऐसे वेपन सिस्टम शामिल हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी को तैयार करके बनाए हैं। लेकिन यमन पर लगातार हमलों के साथ अमेरिका के विकल्प अब जैसे खत्म होते जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने 3 बड़े हथियार पश्चिम एशिया को कंट्रोल करने के लिए तैनात किए हैं। इनमें सबसे खास है B-2 बम वर्षक विमान। ये स्टेल्थ बम वर्षक यमन और ईरान पर हमले के लिए डिएगो गार्सिया से ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है अमेरिका का आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड और पेट्रियट, जो इजराइल को यमन और ईरान के मिसाइल से बचाने के लिए तैनात किए गए हैं। तीसरे नंबर पर हैं अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जो यमन और ईरान को घेरने के लिए तैनात किए गए हैं। यमन पर हमले के लिए अमेरिका ने जो बैटल ग्रुप तैनात किए हैं उसमें क्या क्या होता है अब उसे समझिए, क्योंकि ये दुनिया के सबसे आक्रामक ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए सबसे कमजोर कड़ी भी साबित हो सकते हैं। एक बैटल ग्रुप में एक बड़ा सुपर कैरियर होता है जो 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। इसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसमें तिकोन देरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर होता है। इसमें आर्लेक बर्क क्लास के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं। साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी रहती है। लेकिन ये बड़ी ताकत ट्रंप की बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं। अगर यमन ऐसे बैटल ग्रुप पर मिसाइल हमले जारी रखता है तो ट्रंप की कुर्सी तक हिल सकती है। हूती लड़ाके बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो अमेरिकी नौसेना के जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि उनकी कितनी मिसाइल अमेरिका के वॉरशिप से टकराई इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की है। अमेरिका का दावा रहा है कि उसके जंगी जहाजों की तरफ आने वाला हर मिसाइल और ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया गया है। लेकिन किसी दिन ट्रंप का दिन खराब निकला और हूती की एंटी शिप मिसाइल कामयाब रही तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर डूबने से 6000 नौसैनिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर हूती 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले में कामयाब रहे तो 12000 नौसैनिकों पर मौत मंडराने लगेगी। क्या यमन से युद्ध में 12000 सैनिकों की जान की बाजी लगाएंगे ट्रंप? देखा जाए तो अमेरिका ये बाजी लगा चुका है। मार्च में जब अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने यूएसएस हैरी ट्रूमन को पश्चिम एशिया में तैनात किया, तब देखिए इसने कैसे ऑपरेशन किया। पहला जेट F-18 सुपर हॉर्नेट टेक ऑफ करता है। दूसरा जेट भी हमले के लिए उड़ान भरता है। फिर हथियारों से लैस तीसरा जेट भी रफ्तार भरता है। चौथा जेट भी 300 फीट लंबे रनवे से उड़ान भरता है। पांचवा जेट भी इसी रफ्तार से आसमान की तरफ बढ़ता है। छठे जेट की स्पीड और भी तेज, इसका टारगेट भी यमन है। फिर करीब से 7वें सुपर हॉर्नेट का टेक ऑफ। 8वां जेट भी इसी अंदाज में ऑपरेशन शुरू करता है। 9वें और 10वें जेट का वीडियो सामने से रिकॉर्ड किया गया है। ये समंदर में ऐसा ऑपरेशन है जिसमें अमेरिका को महारत हासिल है। ऐसे सुपर कैरियर्स के साथ वो वियतनाम से लेकर इराक और अफगानिस्तान के बाद यमन को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। सवाल है कि क्या वो इसमें कामयाब हो रहा है या फिर अमेरिका एक बड़े ट्रैप में फंस चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि यमन को लेकर अमेरिका और इजराइल का गुस्सा क्यों 7वें आसमान पर है। लेबनान में हिजबुल्ला और इराक के बाद यमन तीसरा अरब देश है जहां से अमेरिका, नेटो देश और खासतौर से इजराइल को बराबर चुनौती मिलती रही है। 4 करोड़ आबादी वाले यमन को ईरान का भारी समर्थन हासिल है और ये भी वजह है कि यमन इजराइल के खिलाफ ईरान का बड़ा मोर्चा बनकर उभरा है। هي رسالة لترامب مهما شنيت من عدوان، مهما قصفت، مهما فعلت، لن نترك غزة. غزة هي في وجدان وحاضرة عمليا في أوساط الشعب، في أوساط أبناء الشعب اليمني.